अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक होगा पाइथन लाइब्रेरीज़। ठीक है, जैसे हम हर लैंग्वेज में अभी तक लाइब्रेरीज़ देखते आए हैं। जो पर्पस लाइब्रेरी का होता है कि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हो, बजाय हम स्क्रैच से कोड करें, हम खुद अपना कोड लिखें। हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लैंग्वेज के बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनको यूज़ करते हैं और अपना टाइम सेव करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में भी हमारे पास, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है वो है डाटा एनालिसिस, तो डाटा हमने जो सारा अपना कंसंट्रेशन रखनी है वो हमने ये करनी है कि हमारा डाटा एनालिसिस ठीक हो। ठीक है, बजाय हम यहाँ पे अपने कोडिंग स्किल्स ठीक करना है, हमने अपने एनालिसिस ठीक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पाइथन ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है। उसने हर काम के लिए हमें लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी है ताकि हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल करें और हमारा काम हो जाए। ठीक है, ये 21 ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरीज़ हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के लिए। ठीक है, तो a Python library is essentially in simple terms is a collection of pre-combined codes, ठीक है, that are used to reduce the time taken to actually code. They are extremely useful to access pre-written, frequently used codes instead of writing them from scratch every single time. ठीक है, तो के बजाय आप अपना खुद कोड लिखें, उसमें आपका टाइम लगे, आप अपना टाइम अपने डाटा एनालिसिस में उसके प्रोसेस को ठीक करने में लगाएं। तो ये सारी कॉमनली यूज्ड पाइथन लाइब्रेरीज़ हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और जो हमने भी अपने प्रोसेस में यूज़ करनी है। ठीक है, उनको हम देख लेते हैं कि वो कौन सी लाइब्रेरीज़ हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है NumPy। NumPy स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, नाम से न्यूमेरिकल पाइथन से पता चल रहा है कि इसमें हमारे पास होगा काम हमारा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स पे, और वो जो ऑपरेशन हमने करने हैं वो हम करेंगे अरेज पे। ठीक है, ये हमारा ये जो अब लाइब्रेरी है, इसमें हमारे पास n डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह लें आपने एक अरे बना लिया है, आप उस अरे का साइज़ देख सकते हैं, आप उस अरे का डाटा टाइप देख सकते हैं कि आपके पास अरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी डाटा टाइप क्या है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि उनकी डायमेंशन क्या है। आपके पास 1 डायमेंशनल अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, कौन सी अरे है। तो आप इनका कोड खुद से लिखने के बजाय हर चीज़ का कोड आप NumPy अरे में कन्वर्ट करें। सबसे पहले अपने अरे उसमें बनाएं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल करें और आपके पास आपकी आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, NumPy अरे इज़ अ पावरफुल n डायमेंशनल अरे ऑब्जेक्ट विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, जैसा आपको पता है कि हमारे पास अरे में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वी कैन इनिशियलाइज NumPy अरेज फ्रॉम नेस्टेड पाइथन लिस्ट्स एंड एक्सेस इट्स एलिमेंट्स। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई आप वो कर लें, खुद से इनिशियलाइजेशन कर दें अपनी NumPy अरे की, या आप ये कर सकते हैं कि आप अगर कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग में ऑलरेडी आपके पास लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है, तो आप उस लिस्ट से अपनी NumPy अरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम देखते हैं कि कैसे करना है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। NumPy अरे इन पाइथन। ठीक है, ये आपके पास है सिंगल डायमेंशनल NumPy अरे। सबसे पहले आपने जब भी कोई लाइब्रेरी यूज़ करनी है, आपने उसको करवाना है इंपोर्ट। ठीक है, आपने इंपोर्ट का कीवर्ड यूज़ करना है, उसके बाद आपने लाइब्रेरी का नाम लिखना है, फिर आपने एज का कीवर्ड यूज़ करना है, और फिर आपने उसके आगे जो भी वेरिएबल आप प्रोग्राम में जिस नाम से भी यूज़ करना चाहते हैं वो आपने लिख देना है। जैसे आप यहाँ पे NumPy को NP से हमने लिखा है कि इंपोर्ट एज NP, तो हम पूरे प्रोग्राम में इसे NP से एक्सेस करेंगे। ठीक है, जैसे आप किसी भी वेरिएबल का नाम रखते हैं, ऐसे ही आप अपनी लाइब्रेरी का भी नाम रखते हैं। हमें पता है कि पाइथन में हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हम जो भी वेरिएबल लिखेंगे और उसको जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, वो रन टाइम पे उसकी असाइनमेंट पाइथन में हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे np.array करके मैं यहाँ पे अरे के एलिमेंट पास कर रही हूँ, तो a में मेरे पास अरे आ जाएगी। ठीक है, np.array हमारे पास अरे जो है NumPy का एक फंक्शन है, उसके आगे आप इसमें जो भी एलिमेंट पास करेंगे वो आपके पास क्या होगा, उस वेरिएबल में आ जाएगा। ठीक है, अरे बन के अब हमने प्रिंट a किया तो हमारे पास क्या आ गया है, आउटपुट आ गई है कि ये 1 2 3 हमारे पास एक NumPy की अरे बन गई।
फिर हमारे पास आता है मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल में ये हमारे पास है 2 डायमेंशनल अरे, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ रोज़ और सिर्फ कॉलम्स हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक अरे बनाई, यहाँ इसको सेपरेट किया। जब आपने सेकंड रो बनानी है तो आपने क्या करना है, कॉमा डालना है और अपनी सेकंड रो लिखनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ आप पैरेंथेसिस भी यूज़ कर सकते हैं या आप स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। इसको ज़रा हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने जुपिटर खोला, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी लाइब्रेरी इंपोर्ट की, ठीक है, वही इंपोर्ट numpy np। उसके बाद हमने अपनी अरे बनाई, ठीक है, np.array से हमारी अरे बन गई। उसको अरे को प्रिंट करवाया, साथ हमने एक फंक्शन कॉल किया है a.enddim। enddim का मतलब क्या है कि आपके पास आपकी ये अरे की डायमेंशंस बताएगा, ठीक है। तो हमारी ये अरे क्योंकि 1 डायमेंशनल है, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो है, ठीक है, तो ये हमारी क्या है, 1 डायमेंशनल अरे है। तो इसमें हमें दे दीजिए कि आपके सिर्फ और सिर्फ इसमें एक डायमेंशन है, ठीक है। हम नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास ये है 2 डायमेंशनल अरे, क्योंकि इसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स हैं, मल्टीपल रोज़ मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। सिर्फ एक कॉलम या सिर्फ एक रो नहीं है। यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करके अपनी अरे बनाई है। ये हमारे पास अरे आ गई और साथ ही साथ उसकी डायमेंशन आ गई। फिर हम क्या करते हैं, एक 3 डायमेंशनल अरे बनाते हैं। 3 डायमेंशनल अरे में क्या होगा कि हम एक फंक्शन कॉल करते हैं रीशेप का, ठीक है। उसने क्या करना है, 2 अरे बनानी है, हर अरे में 3 रोज़ और 4 कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, 3 डायमेंशनल अरे होगी। अब आप ये देखेंगे ये हमारे पास 2 डायमेंशनल थी, लेकिन 2 डायमेंशनल अरे मिलके आपकी क्या बनाती हैं, 3 डायमेंशनल अरे बनाती हैं। 2 अरे हैं, हर अरे में आपके पास 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। और जब हमने इसकी डायमेंशन चेक की है तो इसने हमें क्या दे दिया है, 3 दे दी है, ठीक है। ऐसे आप अपनी किसी भी अरे की डायमेंशन चेक कर सकते हैं। रीशेप का फंक्शन आपका क्या करता है, आप उसको जो भी डायमेंशन देंगे वो आपको उस डायमेंशन का अरे बना देगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और फंक्शन आता है एनपी का numpy में, कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी अरे का साइज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अरे के जो एलिमेंट हैं आपके पास उनका साइज़ फाइंड कर सकते हैं। अब हमें नज़र आ रहा है फ्लोट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट डाल के डेसिमल पॉइंट डाल के आगे उसमें हमने 0 डाला हुआ है, तो ये हमारे पास फ्लोट की अरे है। जब हम इस अरे पे आइटम साइज़ कॉल करेंगे तो बता देगा कि फ्लोट जो है वो 8 बाइट्स लेता है, ठीक है, उसका साइज़ क्या है, 8 बाइट्स। ऐसे ही इंटीजर में हमारे पास आइटम साइज़ कॉल किया तो उसने हमें 4 दे दिया, और कैरेक्टर में भी उसने हमें क्या दे दिया है, 4 दे दिया है। तो उसने बता दिया कि बैकएंड पे ये स्टोर होने में कितनी बाइट्स ले रहा है। फिर हमारे पास एक और फंक्शन आता है इसका डी टाइप। ये हमें क्या बताता है कि हमारी अरे के जो एलिमेंट्स हैं उसकी डाटा टाइप क्या है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे इंटीजर स्टोर हुए हैं, तो जब हम यहाँ पे डी टाइप कॉल करेंगे तो इंट 32 आ जाएगा, ठीक है। ये बताएगा कि आपकी अरे में इंटीजर स्टोर है, ठीक है। ऐसे ही जब हमने फ्लोट पे डी टाइप कॉल किया तो उसने हमें फ्लोट 64 बता दिया कि आपकी अरे में इस वक्त फ्लोट एलिमेंट स्टोर है। जब हमने स्ट्रिंग कॉल की, स्ट्रिंग स्टोर की, तो स्ट्रिंग का कोड आ गया कि आपके पास U3 का मतलब है कि स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा नहीं आ रहा बल्कि स्ट्रिंग का एक कोड जो पाइथन में डिफाइन हुआ है वो कोड आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास कैरेक्टर का कोड होता है U1, तो वो आपके पास U1 आ रहा है, ठीक है। ये रीशेप का फंक्शन है, ठीक है। हमने बताया था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इससे हम न्यू अरे भी बना सकते हैं और जो हमारे पास ऑलरेडी अरे हैं उसकी डायमेंशन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने क्या किया है कि आपके पास अरे थी, आपने उसको रीशेप किया है। पहले आपके पास जो अरे थी इसमें आपके पास 2 रोज़ और 3 कॉलम्स थे। अब जो आपके पास अरे आई है, हम जो बनाना चाह रहे हैं उसमें हमने कहा है कि 3 रोज़ हों, ठीक है। फर्स्ट जो आपका पैरामीटर है वो रोज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड आपका कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रीशेप का मतलब है कि इसको 3 रोज़ और 2 कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। अब हमने प्रिंट किया, देखें पहले हमारे पास 2 रोज़ थी, 3 कॉलम थे, अब हमारे पास 3 रोज़ और 2 कॉलम आ गए, ठीक है। हमारी अरे क्या हो गई है, रीशेप हो गई है। अच्छा,
फिर है हमारे पास हम अपनी अरे से मिनिमम मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं और हम अपनी अरे के एलिमेंट्स का सम भी कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली मिनिमम मैक्सिमम और सम के फंक्शन कॉल करके। लास्ट है हमारे पास कि हम अपनी अरे का अपने अरे पे अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। 2 अरे ली, ठीक है, हमने 2 अरे डिक्लेयर की, इनिशियलाइज़ की, फिर हमने क्या किया, उन पे दोनों अरे को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ये हमारे पास 4 अरे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमने क्या किया है, अपनी अरे बनाई और अरे पे हम मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बजाय कि मिनिमम का फंक्शन आप खुद से लूप लगाएं और उस पर पूरे चेक लगाएं और लिखें, आपने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मिनिमम का फंक्शन कॉल किया है और आपने मिनिमम निकाल दिया। ये काम हम लिस्ट में नहीं कर सकते, वो अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो उसमें आपको ये काम खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास, क्योंकि हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है, तो हमारे पास जो नमपाई है उसके एडवांटेजेस लिस्ट से ज़्यादा हैं। उसके एडवांटेजेस क्या हैं, पहला है कि आपके पास लेस मेमोरी लगती है, ठीक है, अरे को स्टोर करने में बैकएंड पे आपके पास कम मेमोरी लगती है और इसलिए आपके पास फास्ट भी होता है, ठीक है। और इसको यूज़ करना ये कन्वीनियंट भी होता है क्योंकि इसमें आपको खुद से कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कॉल करना है, आपके पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। ये आपके 3 एडवांटेजेस हैं लिस्ट के, लिस्ट नमपाई अरे के। ये वही ऑपरेशन जो हमने पढ़े हैं, आप अपनी अरे पे ये सारे ऑपरेशन लगा सकते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं कि हमने कैसे लगाए हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक लाइब्रेरी आती है पांडास। नमपाई में हमारे पास न्यूमेरिकल पे काम हो रहा है, ठीक है, डिजिट्स पे काम हो रहा है, लेकिन अगर हमने अपने डाटा सेट में काम करना है और हमारा डाटा सेट टेक्स्ट है, तो फिर हम अपने डाटा सेट को किस डाटा स्ट्रक्चर में स्टोर करवाएंगे, तो उसके लिए हमें पाइथन एक लाइब्रेरी देता है, वो है पांडास। या पांडास में हम क्या कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट डाटा स्टोर कर सकते हैं और उस टेक्स्ट डाटा, इसमें सिर्फ टेक्स्ट डाटा नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल डाटा भी, ये आपने याद रखना है, इसमें कोई भी डाटा होगा आपका, लेकिन क्योंकि जो नमपाई है उसमें हम स्टोर नहीं कर सकते डाटा सेट, तो हम उस डाटा सेट के लिए स्पेसिफिकली ये आपके पास पांडास बनी है किसी भी टाइप का, ठीक है, ताकि आप डाटा सेट को इंपोर्ट करें और उस पर अपना आप डाटा एनालिसिस करें, ठीक है। तो पांडा इज़ मोस्ट पॉपुलर पाइथन लाइब्रेरी दैट इज़ यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। आपने डाटा पे जो भी एनालिसिस करना है उसके लिए पाइथन ने ये एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी बना दी है। पांडास को आप एनालाइज करने के लिए आप सीरीज़ और डाटा फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। सीरीज़ आपके पास 1 डायमेंशनल अरे है, ठीक है, दैट कैन बी यूज टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा, और डाटा फ्रेम आपके पास 2 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर है डिफाइंड इन पांडास विच कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो ये आपके पास एक और लाइब्रेरी है, इसमें भी आप अरे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये हमने देखा कि ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ डाटा सेट्स के लिए, डाटा एनालिसिस के लिए, इसलिए हमारे पास ये जो सीरीज़ है डाटा फ्रेम्स हम बनाएंगे, इसको यूज़ करके हम अपने डाटा पे प्रेडिक्शंस वगैरह करेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। ये मेरे पास एक डाटा सेट, हमने पांडास को इंपोर्ट करवाया, ठीक है, इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है, पी डी वही हमने वेरिएबल रखा जो हमने प्रोग्राम में यूज़ करना है। डाटा फ्रेम का एक वेरिएबल बनाया और पी डी डॉट रीड सी एस वी का फंक्शन कॉल किया। इस फंक्शन ने आपके पास क्या किया है, आपके पास सेंटिमेंट डॉट सी एस वी जो भी फाइल थी उसको इसने रीड कर लेना है और स्टोर किस में करवा देना है, डाटा फ्रेम में, ठीक है। ये हमारा डाटा सेट जो सेंटिमेंट डॉट सी एस वी में पड़ा हुआ है, ये हमारे पास डाटा फ्रेम के वेरिएबल में आ जाएगा। फिर हमारे पास एक फंक्शन होता है डाटा फ्रेम डॉट हेड। हेड का फंक्शन क्या करता है, आपके पास फर्स्ट 5 रेकॉर्ड्स आपको दिखा देता है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो मेरा डाटा सेट है, आप देख रहे हैं कि डाटा सेट आपके सामने आ गया। डाटा सेट में आपके पास 2 कॉलम है, एक कॉलम है रिव्यूज़ का, ट्रांसलेटेड रिव्यूज़ का, और एक है आपके पास सेंटिमेंट का। रिव्यूज़ में आपके पास एक ऐप की रिव्यूज़ पड़े हैं, ठीक है, वो आपको बता रहा है कि एक ऐप लोगों ने यूज़ किया और उसके बाद उसने उसके रिव्यू दिए, ठीक है। तो वो आपने
पढ़ के बताना है कि वो आपने प्रेडिक्ट करना है कि वो रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है या न्यूट्रल है। 3 टाइप के आपके सेंटिमेंट्स हैं इसमें। लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिए हुए हैं, नेगेटिव रिव्यू दिए हुए हैं और न्यूट्रल रिव्यू दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, ये काम देखा हमने किससे यूज़ करके दिया है, डाटा फ्रेम से। तो आप भी जब आगे जाके डाटा फ्रेम यूज़ करेंगे, डाटा सेट यूज़ करेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, डाटा फ्रेम पैंडास को यूज़ करना है। अच्छा, अब हमारे पास ये हम देख रहे हैं कि सेंटिमेंट का कॉलम है, इसे हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डाटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट्स और अंदर आपने लिख दिया अपने कॉलम का नाम। ठीक है, अगर आप यहाँ ट्रांसलेटेड रिव्यू लिखेंगे तो आपके पास उसको एक्सेस करेगा, अगर आप यहाँ सेंटिमेंट लिखेंगे तो ये उस कॉलम को एक्सेस करेगा। डॉट वैल्यू काउंट, अब वैल्यू काउंट का फंक्शन क्या करता है आपके पास, ये आपको बताता है कि आपके इस कॉलम में, ठीक है, इस कॉलम में जो आपके पास डाटा आ रहा है उसको उसने काउंट कर देना। अब डाटा हमने क्या डिस्कस किया था, क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो उसने आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल को काउंट करके बता दिया है कि वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास डाटा सेट हम लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होता है। आपके पास थाउजेंड्स, बल्कि 100 एंड थाउजेंड्स में आपके पास डाटा होता है जो आप बैठ के काउंट नहीं कर सकते खुद से। तो आपने क्या करना है, इसी तरह पैंडास की लाइब्रेरी यूज़ करनी है, डाटा फ्रेम यूज़ करना है और डाटा फ्रेम से आपने वैल्यू काउंट का फंक्शन यूज़ करना है। उसने आपको क्या कर देना है, सीधे सीधे सबको काउंट करके बता देना है। ठीक है, तो ये काम हमने देखा कि हमने डाटा सेट पे जो क्या किया है, डाटा फ्रेम्स को यूज़ करके किया है। ठीक है, तो ये हमने अपने डाटा सेट का, आप देख रहे हैं कि एनालिसिस, थोड़ा सा एनालिसिस आपने देखा कि हमने क्या किया, डाटा सेट की काउंटिंग की है कि हमारे पास कौन सा रिकॉर्ड कितना है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कौन सा है, पॉजिटिव, फिर हमारे पास है नेगेटिव और फिर हमारे पास है लास्ट में न्यूट्रल। ठीक है, तो ये आपको देखो अब इससे समझ आ रही है कि आपके पास कौन सा डाटा कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने शुरू में ही डाटा को एनालाइज कर लिया। ये काम हम इस प्लॉट में भी देख रहे हैं। ठीक है, हम विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि एसएनएस से आप क्या कर सकते हैं, आप ये प्लॉट कैसे बना सकते हैं, ग्राफ कैसे बना सकते हैं। ये आपके पास ग्राफ है। ठीक है, इसमें भी हमें ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि सबसे ज़्यादा आपके पास पॉजिटिव हैं, फिर आपके पास नेगेटिव है और फिर आपके पास न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आता है लाइब्रेरी साइकिट लर्न। अब हमें पता है कि हमने अपने मॉडल लगाने हैं। अब मॉडल लगाने हैं तो मॉडल की कोडिंग कैसे करनी है। हम ये तो नहीं कर सकते कि हम हर मॉडल को पढ़ें, किस मॉडल की बैकएंड की कौन से इसमें इक्वेशन लग रही है, इसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, फिर हम उसकी कोडिंग करें और फिर हम अपना उसको डाटा पास करें। तो ये तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और जो मतलब कि जो जिसको कोडिंग नहीं आती और जिसको जो ये काम ना कर सके, जो मॉडल इम्प्लीमेंट ना कर सके, तो वो बैठा रहे, वो डाटा साइंटिस्ट ही ना बन सके। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए पाइथन ने क्या किया हुआ है, हमें साइकिट लर्न की एक लाइब्रेरी दी है जिसमें उसने सारे के सारे हमारे मॉडल्स रख दिए। ठीक है, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ इनको देखेंगे फ्रॉम sklearn नेमबेस इंपोर्ट कर सकें, जैसे हमने पहले इंपोर्ट किया। आप सिर्फ और सिर्फ इसको कॉल करेंगे और आपका ये क्लासीफायर इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने वैसे ही अपने वेरिएबल से इसको कॉल करना है और आपके पास क्या होगा, ईजीली आप इससे अपना डाटा प्रेडिक्ट करवा सकते हैं। लास्ट हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज टूल किट NLTK हमारे पास यूज़ होती है हमारे जो टेक्स्ट डाटा है उसकी प्री प्रोसेसिंग के लिए। जैसे डाटा सेट में से प्री प्रोसेस, जिस तरह हमने टेक्स्ट डाटा में से अपना क्लीनिंग करनी है, स्टॉप वर्ड्स निकालने हैं, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करना है, स्टेमिंग करनी है, टोकनाइजेशन करनी है, ये सारे काम हम यूज़ करेंगे। ये काम करेंगे तो हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, NLTK। ठीक है, आप आगे देखेंगे कि हम जब पढ़ेंगे अपना प्री प्रोसेसिंग का लेक्चर, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस लाइब्रेरी को इन डिटेल कैसे यूज़ करना है। ठीक है, ये लाइब्रेरी यूज़ करके आप कौन कौन सा काम करेंगे, तो ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और जब अपने पूरी केस स्टडी पढ़ेंगे तो हम अपना जब मॉडल लगाएंगे तो उसमें हम साइकिट लर्न करेंगे। इनका हमने ओवरव्यू इसलिए लिया है ताकि जब हम पूरी एक केस स्टडी करें तो ये ना हो कि आपको समझ ना आए कि ये लाइब्रेरीज़ कर क्या रही हैं, ये क्यों यूज़ हो रही हैं।
किस लाइब्रेरी का क्या फ़ंक्शन है, इसलिए हमने इन लाइब्रेरीज़ को पहले डिस्कस किया है, ताकि आगे जाके जब भी लाइब्रेरीज़ यूज़ हों तो आप लोगों को क्लियर हो कि कौन सी लाइब्रेरी का क्या फ़ंक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास थी कॉमन लाइब्रेरीज़। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लेना है ताकि आगे आपको लेक्चर्स में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू।